देखिए मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सीधा प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ये हो गया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसका खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी। कब किया था? 1922 में। सभी प्रश्न पूछा जाएगा। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा इमारत, स्नानागार का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा इमारत। बृहत स्नानागार, नर्तकी की काष्य मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। सीधा प्रश्न पूछेगा बृहत स्नानागार कहाँ से मिला, तो क्या हो जाएगा आंसर? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो। स्नानागार का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी इमारत, यानी विशाल स्नानागार का मतलब होता है सबसे बड़ी इमारत। बनावली और मोहनजोदड़ो से मिट्टी का हल्का साक्ष्य मिला। तो जो जो हम टिक कराएंगे उसको आप जरूर याद रखिएगा। चनहुदड़ो को खोज किसने किया? 1931 में। मतलब किसने किया? एनजी मजूमदार। ये भी प्रश्न पूछेगा खोज किसने किया, से प्रश्न पूछेगा। डेट बहुत कम पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का छाप मिला, यानी साक्ष्य मिला। कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। मनके का कारखाना कहां से मिला? चनहुदड़ो से भी मिला था और लोथल से भी मिला था। तो ऑप्शन में अगर दोनों है और दे देगा ए और बी दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों होगा। लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्ली का पीछा करते हुए, ये आपको याद रहना चाहिए। लोथल खोज किसने किया? एस आर राव। कब किया? 1954 में। चावल के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आपको हम लोकेशन भी बता रहे हैं क्योंकि सीधा प्रश्न पूछेगा कौन सा स्थान भारत में स्थित है या भारत में नहीं स्थित है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए। यह राज पूछ लेता है। मिट्टी के बने नाव कहां से मिला? लोथल। कालीबंगा खोज किसने किया? अमलानंद घोष। एक किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घरा नदी। कब खोजा गया? 1951 में। यहां से क्या मिला? हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। इसको आप याद रखें। बनावली मिट्टी का बना हल 1974 में। RS बिस्ट। ये सब सीधा लोकेशन सिर्फ इसमें पूछा, जो आपको ऊपर बताया वो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा का अर्थ पूछेगा क्या होता है? सफेद कुआं। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। खोज किसने किया? JP जोशी। ये नहीं पूछेगा। यहां से प्रश्न ए पूछेगा, एकमात्र जो 3 भागों में बटा था, कौन? धौलावीरा। किला, मध्य और निचला। विशाल जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से। ये अपवाद है क्योंकि एकमात्र जो 3 भागों में बांटा हुआ था, कौन है? धौलावीरा। तो ये अपवाद, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। विशाल जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से मिला। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। और एक मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा क्या होता है? मृतकों का टीला। स्थित कहां? खोजा किसने? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। खोजा किसने? 1922 में। राखल दास बनर्जी। क्या यहां से मिला? विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। बृहत स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की काष्य मूर्ति कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। चनहुदड़ो का खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। ये प्रश्न पूछेगा। अब हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। तो अगर आप लोकेशन देखें, ए रहा मोहनजोदड़ो, ये क्या है? मोहनजोदड़ो। और ये जो आप देख रहे हैं, यह सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के कौन सा साइड मोहनजोदड़ो स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सा साइड है? जैसे सिंधु नदी इधर से मतलब बह रही है, इधर से। तो इधर से जब आप आइएगा तो बायां साइड पड़ेगा और इधर दायां साइड। तो बायां साइड स्थित है मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। जस्ट दोनों अपोजिट साइड है। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। ये आपको याद रहना चाहिए। सुतकांगेडोर ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और एक सुरकोटडा ये कहाँ स्थित है? भारत में। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिए। जिसको हम लगा रहे टिक आउट कर रहे हैं उसको आप जरूर याद रखिएगा। सीधा लोकेशन पूछेगा कि भारत में स्थित है या नहीं स्थित है या कहाँ स्थित है। धौलावीरा गुजरात में, इसको आप याद रखिएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। दायमाबाद ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी भारत में स्थित है। ये प्रश्न पूछेगा। और यहां से जो प्रश्न बनेगा, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़, ये रोपड़ याद रखिएगा। और यहां से एक जो प्रश्न बनेगा मांडा, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। यहां से आप इतना याद रखिएगा जरूर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। और चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अभी आपको तुरंत बताया। सिंधु नदी कौन सा साइड है? तो ये कौन सा साइड हो जाएगा? देखिए, सॉरी, यहाँ जो आपको हम बताया साइड लगते हैं आपको गलत बता दिए।
यहाँ से सिंधु नदी से आ रही है तो इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बायां। इधर बायां और इधर दायां। तो जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के दायां साइड मतलब स्थित है, और चन्हुदड़ो है जो बायां साइड स्थित है। मतलब आपको क्या करना है, नदी जिधर से बह रही है उधर से आपको चलना है, और आप अपना साइड देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन साइड स्थित है। एक याद जो रहना, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए हम लोग सीधा क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखें, और जिनका भी वर्तमान में एग्जाम है वो इस क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि सीधा इस क्लास से आपके एग्जाम में छपेगा। तो आज का क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है, तो क्लास को देखना ना भूलें। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में बताया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 का क्या बोलेगा? अनुच्छेद 21 के का तो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, यानी शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद किसमें? 21 के का शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। यानी मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में शिक्षा से संबंधित अगर प्रश्न पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और अनुच्छेद किस में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 के क में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है उसको हम लोग नोट करेंगे। आप ध्यान से सुनते जाइएगा, हम उसको यानी बोलते जाएंगे। आपको क्या करना है? ध्यान से सिर्फ सुनना है और हम उसको बोलेंगे। अनुच्छेद 51 में बताया गया राज्यों का संघ। अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया? राज्यों का संघ। और इसमें कितने राज्य है? अभी भारत में वर्तमान में 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8, यानी 28 राज्य 8 यूटी। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया? नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में बताया गया नए राज्यों का निर्माण, यानी नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता कहाँ से? अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भाग 2 में, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, जो 12 से लेकर 35 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध, यानी भेदभाव आपको नहीं करना। किसी भी मूल हो गया, मूलवंश, धर्म हो गया, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर आपको भेदभाव पे क्या है? निषेध है। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया? अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में आपको बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, मूल अधिकार में भी और मूल कर्तव्य में भी। अनुच्छेद 23 से 24 में क्या बताया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 में बताया गया कारखानों आदि में, यानी कल कारखानों में 14 वर्ष से कम बालकों को नियोजन का प्रतिषेध, यानी आपको बालकों को 14 वर्ष से कम बालकों कल कारखानों में आपको लगाना नहीं है, यानी उस पर क्या प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। और अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है, यानी अल्पसंख्यक वर्ग
शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार है, यानी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग। अनुच्छेद 32 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रीट जारी करेगा। अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 44 में सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48 के का पर्यावरण के संरक्षण। अनुच्छेद 48 के का पर्यावरण के संरक्षण। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगा? राष्ट्रपति में। कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी राष्ट्रपति अगर क्षमा करता है किसी को तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 66 में क्या बताया गया? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 में क्या बताया गया? उपराष्ट्रपति। और हम आपको बताए थे सरला, इस तरह से हम आपको बताए थे। स से क्या हो जाएगा? संसद, यानी 79। 79 रा से हो जाएगा राज्यसभा। 81 ला से हो जाएगा लोकसभा। 81 देखिए संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 108 में क्या बताया गया? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाएगा? अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बोलचाल में क्या बोलते हैं? बजट। तो अनुच्छेद में अगर पूछेगा, संविधान में पूछेगा कि बजट शब्द का उल्लेख है या नहीं, तो बोलेंगे नहीं। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो उल्लेख क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अनुच्छेद 124 हाई कोर्ट। अनुच्छेद 124 हाई कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट कितने प्रकार का रीट जारी करता है? 6 प्रकार का। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि रीट कौन अधिक जारी करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? तो प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रीट जारी करता है? 5 प्रकार का, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 214 में क्या बताया गया? प्रत्येक राज्यों में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 214 के तहत। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 के तहत। अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति राज्यपाल में। अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति राज्यपाल। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आप कर गए होंगे। अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति राज्यपाल में। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा? अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करेगा राज्यपाल। और अनुच्छेद देखिए, एक है राज्यपाल और एक है राष्ट्रपति। तो दोनों में आप कंफ्यूजन कर सकते हैं। तो दोनों में आपको क्या करना, हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा? राष्ट्रपति। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति पूछेगा तो अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। लेकिन राज्यपाल पूछेगा तो अनुच्छेद 213। अगर आप इस तरह से लिखिएगा 123 और कुछ नहीं करना, इसको इधर चेंज कर देना, तो यहाँ हो जाएगा 213। 123 के तहत राष्ट्रपति, 213 के तहत राज्यपाल। अनुच्छेद 148 में क्या? महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 में नहीं होगा। अनुच्छेद 352 आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। फिर से एक बार आप ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 352 आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368
संविधान में संशोधन, किस संविधान में संशोधन जो होता है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368। और ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। तो इतना आपको अनुच्छेद याद रहना चाहिए। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल यानी यह किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1929 में। कब किया गया था? 1929 में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए फिर से सुनिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। क्या प्रश्न पूछ रहे आपसे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं करना। भारत से पूछ रहा है या बंगाल से पूछ रहा है, आपको ध्यान से सुनना प्रश्न को। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1929 में। लॉर्ड मैकाले, शिक्षा के जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड मैकाले। सर चार्ल्स मिटकॉफ, चार्ल्स मिटकॉफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह किससे संबंधित है। चार्ल्स मिटकॉफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस पुलिस सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्ती 1993 में किसने लगाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे देखिए उन जो हम डेट बता रहे हैं आपको गलत बता रहे हैं। यहाँ पे 1929 नहीं होगा, सॉरी। देखिए यहाँ पे हम आपको गलत बता, यहाँ पे हो जाएगा 2829। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, 2829 सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे इसको भी सुधार लीजिए। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पुलिस सेवा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अस्थायी बंदोबस्ती किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू किया था? 1793 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया। और ये क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। मैकाले शिक्षा संबंधी यानी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो किसे बताइएगा? लॉर्ड बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जो 1857 के प्लासी के युद्ध में 1857 देखिए फिर से मैं आपको गलत बता, 1857 के क्रांति हुआ था। 1757 प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। उसी समय से बंगाल का प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। तो यहां से आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 परवाल द्वीप है? तो कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में। यहाँ देखिए इमेज, आप देखिए यहाँ से जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाएगा ये आपका है लक्षद्वीप। ये क्या है? लक्षद्वीप। और यह है मिनी कॉय द्वीप। तो प्रश्न पूछेगा 9 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? लक्षद्वीप और मिनी कॉय द्वीप के बीच। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी कॉय द्वीप के बीच। 8 डिग्री चैनल। आपसे प्रश्न पूछेगा मिनी कॉय द्वीप और मालदीव के बीच कितना डिग्री चैनल स्थित है, या 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो मालदीव और मिनी कॉय द्वीप के बीच स्थित है। और 9 डिग्री चैनल मिनी कॉय और लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल पूछेगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है TIFAC। TIFAC जिसको हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पे आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत जब भी प्रश्न बोलेगा तो आपको क्या करना है, जो सही है पहले उसको अलग कर लीजिए। एक प्रौद्योगिकी संचालित PDS विकसित करना, कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, विनिर्माण और निर्माण में सुधार लाना। इसका मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश के लिए प्रौद्योगिकी दृष्टि तैयार करना। तो सबसे पहले इसको आप पढ़िए। देखिए लिख रहा प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TIFC, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त प्रौद्योगिकी थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना भविष्य के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से की गई है। परिषद कोविड-19 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति के लिए एक श्वेत पत्र तैयार कर रहा है। यह दस्तावेज मुख्य रूप से मेक इन इंडिया की पहल को मजबूत बनाने, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण, प्रौद्योगिकी संचालित एवं पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विकसित करना, बेहतर ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था, आयात में कमी, AI मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने पर केंद्रित है। इसे जल्द ही सरकार के निर्णय लेने वाले प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और नीचे लिखा गया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है। महामारी का प्रकोप विकसित और मतलब इससे संबंधित जो अर्थव्यवस्था उसमें भी यह सुधार करेगा। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया कि एक प्रौद्योगिकी संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित करना, तो ये तो सही दिया गया। कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, इसके बारे में भी सही दिया गया। और जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया कि इसका मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश के लिए प्रौद्योगिकी दृष्टि तैयार करना, ये भी सही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, सी, यानी सी जो दिया गया गलत दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 37-45। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 47A, NH47A, जो एर्नाकुलम से कोच्चि के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए ये जो आपका राजमार्ग क्या है, NH44। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। उपधातु पूछा है कि कौन सा जो विकल्प है उपधातुओं का गुणधर्म है। अर्धचालक, जो उपधातु होता है क्या होता है, अर्धचालक होता है। तो उपधातु क्या हो जाएगा, अर्धचालक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका उपधातु। इसी को हम लोग बॉर्डर लाइन के नाम से भी जानते हैं, या जिगजैग रेखा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2021 के महिला एकल वर्ग के लिए क्वालिफाई कर पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनकर इतिहास रचा, भवानी देवी। तो सीधा प्रश्न आपसे पूछा कि भवानी देवी का संबंध किससे है, तो तलवारबाजी से। तलवारबाजी से किसका संबंध है, भवानी देवी का, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हरमनप्रीत कौर किससे संबंधित है, क्रिकेट से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2021 में राष्ट्र को समर्पित किए गए नेशन एटॉमिक टाइम्स स्केल का सटीकता स्तर क्या है, यानी ये कितने जल्दी सटीकता स्तर है, यानी कितने जल्दी आप बता सकता है। ये नेशनल एटॉमिक टाइम्स स्केल का सटीकता स्तर क्या है, तो 2.8 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड का मतलब आप जानते हैं, नैनो का मतलब होता है 10 के पावर -9। तो ये इतना कम समय में ये जानकारी दे देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ी को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? नीलगिरी पहाड़ी को उत्तर, अन्नामलाई पहाड़ी को दक्षिण से जोड़ता है। और नीलगिरी जो पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, नोट कर लीजिएगा। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं, सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है अनायमुडी चोटी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमलाई पहाड़ी पे स्थित है अनायमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी पे स्थित है डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे थालघाट दर्रा, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। सिनकोट्टा दर्रा केरल। पालघाट दर्रा केरल। तो जो पालघाट दर्रा है, नीलगिरी पहाड़ी को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ी को दक्षिण से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पालघाट दर्रा। नेक्स्ट है, बाकी जो दर्रा यहाँ आप देख सकते हैं, बुरजिल्ला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीरपंजल दर्रा और काराकोरम दर्रा, चारों कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चारों कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और बनिहाल दर्रा यहाँ आपको हो जाएगा। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बामडिल्ला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और बाकी आपको नीचे के बता दिए। नेक्स्ट है, डॉट वेब किट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, नाम क्या है? सफारी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया? अरुणाचल प्रदेश। तो करेंट से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 4 बिट्स के समूह को डॉट कहा जाता है, यानी 4 बिट्स बराबर कितना होता है? 1 निबल। 4 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 निबल। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। बाइट दे रहा है, तो यहां पे आप लिखिएगा बीट और लिखिएगा बाइट। तो इसमें देखिएगा छोटा कौन सा है? बीट। तो इसमें क्या करना है? 8 से गुना करना है, यानी 8 बीट बराबर कितना होता है? 1 बाइट होता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुब्धक। नाम क्या है? लुब्धक। काल पुरुष जिसको बोलते हैं ओरियन, ये है। सप्तऋषि जिसको बोलते हैं अर्सा मेजर, सप्तऋषि ये भी है। शर्मिष्ठा ये भी है। कैसियोपियो, तो ये भी है क्या? आकाश में एक तारामंडल है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा कि नहीं है, तो नहीं में क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, लघुबक। नेक्स्ट है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द न्यू इंडियन फ्लैग कोड बिकम इफेक्टिव? प्रश्न ए बोल रहा है कि नीव जो नया इंडियन फ्लैग कोड है वो कब से प्रभावित हुआ? 2002 से। ऑप्शन नंबर डी। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? पाल वंश। यानी जो राजा सिंह विष्णु थे किस वंश के शासक थे? पल्लव वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी। जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन
विस्तृत मोड़ बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो यह प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम आपको इमेज बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। जो इस तरह का जो नदी है जब मैदानी भाग में आती है तो नदी इस तरह से चलती है। देखिए जब मैदानी भाग में आती है तो नदी किस तरह से चलती है, इस तरह से। तो जब नदी इस तरह से चलती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडर्स। इसको क्या बोलते हैं, मेंडर्स। और जब यही नदी जैसे यहाँ पे इस तरह से, तो नदी एक ऐसा टाइम आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मतलब सटते 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 इस तरह से क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा, मतलब फिर पानी यहाँ से आने लगेगा और ये क्या बन जाएगा, गोखुर झील, यानी इतना अलग हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गोखुर झील। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिंडर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिंडर्स। देखिए 1 सेकंड रुकिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने ये प्रश्न है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डॉट में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। नागपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था, नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कब हुआ था, 1920 में। और असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को, और वापस कब लिया गया, 1922 में। यानी 1920 से 1922 तक चला। वापस क्यों लिया गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1920 को घटित हुआ था, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में, जिसमें कांग्रेस क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। नर्मदापुरम, होशंगाबाद। नर्मदापुरम किस शहर का नाम बदलकर कर दिया गया, होशंगाबाद, जो कहाँ स्थित है, एमपी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ICAR। तो आपसे सीधा फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला। एक और प्रश्न यहाँ से बनेगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, शिमला में, जो कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP लीमा पेरू के सहयोग से भारतीय आलू संघ द्वारा तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2021 तक कहाँ किया गया था। ये तो कैरेन का प्रश्न है, तो कहाँ हो जाएगा, गांधीनगर, गुजरात। लेकिन आपसे क्या क्या पूछेगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, शिमला। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ स्थित है, लेमू पेरू में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।